तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये समझेंगे कि उस सब्जेक्ट का वैल्यू यूपीएससी के अंदर कितना है, ठीक है, कितना वेटेज वो कैरी करता है। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? हेलो, कोई एक कंफर्म दिखाई दे रहा है? स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो। हाँ, तो सबसे पहले समझेंगे कि सिविल सर्विसेज के अंदर इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट का कितना वैल्यू है, ठीक है। तो ये पास्ट 10 ईयर्स का एनालाइज है, ठीक है। हमारे पास लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अप्रोक्स हमारा 202 क्वेश्चन आया, मतलब क्या, ऑन एन एवरेज हर ईयर 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता ही आता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, किसी ईयर 26 भी आ सकता है, किसी ईयर अंदर 14 भी आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 20 क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या, हमारा 1/5 पेपर क्या इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अल्टीमेटली उसका मीनिंग क्या होता है। एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक ना, तो हिस्ट्री के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्पल, एंशिएंट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, फिर मेडिएवल पढ़ना पड़ता है, ठीक, मॉडर्न पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और फिर हमारा वर्ल्ड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये चारों मिलके बनता है मेरा एक टाइप से हमारा हिस्ट्री। उसी टाइप क्या है कि जब हम इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स में मेनली क्या होता है, हमको पढ़ना पड़ता है मेनली क्या, एक मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, एक मैक्रो इकोनॉमी, ठीक, एक होता है मेरा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, फिर एक होता है मेरा इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, ठीक है, और फाइनली बाकी और कुछ हो जाता है, ठीक। लेकिन हम उतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमको इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। हमको मेनली समझना है खुद के एग्जाम पर्पज से, ठीक। तो हम लोग मेनली जो समझेंगे, ठीक, डिवाइड करेंगे अपने स्टडी को। हाँ, जो मेनली डिवाइड करेंगे उसमें हम लोग मेनली देखेंगे इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, मेनली कुछ कोर कॉन्सेप्ट, ठीक, इकोनॉमी का, जिसको हम लोग मान लो जैसे एग्जाम्पल आरबीआई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वो सारा चीज़ देखेंगे, ठीक। तो कोर इकोनॉमी का थ्योरी देखेंगे कुछ, और लास्ट में फिर हम देखेंगे क्या, वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली हमारा देखेंगे, ठीक। उसके अलावा फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हिस्ट्री के साथ क्या है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से ना, तो हिस्ट्री चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन बात ये होता है इकोनॉमिक्स जो होता है वो सबसे ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप उसमें अपडेट नहीं रहोगे, एग्जाम्पल आपने कुछ डेटा पढ़ा है आज, ठीक है, तो अगले साल जब बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो फिर वो इरेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बिना तो इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या कि आपको इकोनॉमिक्स बुक से तो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से स्टेटमेंट उठा के दे देता है वो लोग। क्लियर? तो आज जो हम लोग मेनली स्टार्ट करने वाले, देखो अगर मैं पहले क्लास के अंदर माइक्रो मैक्रो स्टार्ट कर दूं तो फिर बोलोगे तुम लोग सो जाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ईज करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेनली क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स है वो, ठीक है, जिससे कि एक था फाउंडेशन बन जाए। मेनली उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा इकोनॉमी के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा, प्लस थोड़ा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज वगैरह रहेगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? इस अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस एग्जांपल ले लिया जाए। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या करना है तुम लोग को। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी ने, अब मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक्स से कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं है हमारे पास, ठीक है। जैसे एग्जांपल मेनली मान लिया जाए हिस्ट्री के लिए, अगर हम एंशिएंट पढ़ना चाहे, मेडिवल पढ़ना चाहे, तो हमारे पास क्या बुक है, हमने तमिलनाडु का 11 उठा लिया, ठीक है, उससे मेरा एंशिएंट मेडिवल कंप्लीट हो गया। अगर हम मॉडर्न पढ़ना चाहे तो स्पेक्ट्रम उठा लिया। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहे तो फिर क्या उठाए, तो उसके लिए कोई कंप्लीट बुक नहीं है। तो क्या होता है, बच्चे आखिर थक हार के कहाँ पहुंचते हैं, रमेश सिंह के अंदर। बट प्रॉब्लम ये है कि रमेश सिंह के अंदर अननेसेसरी थिंग्स बहुत सारा भरा हुआ है, ठीक है। वो पूरा बुक इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, पढ़ना भी है तो कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स का पढ़ो, ठीक है। तो वो सिलेक्टिव चैप्टर्स कौन कौन सा होना चाहिए, तो मेरे को तब पता चल पाएगा, क्वेश्चंस को एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मेरे को क्या पता चल रहा है कि देखो, जिस टॉपिक से ज्यादा वेटेज कैरी हुआ है, ठीक है, उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर मैं देखूँ लास्ट 10 सालों के अंदर 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आया, ठीक है, ठीक, उसमें से क्या हो रहा है, मैक्रो से मेरा कितना क्वेश्चन आ रहा है, अप्रोक्स 3.5 क्वेश्चन हर साल आ जा रहा है मैक्रो से। इसका मतलब क्या कि मेरा प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर मैक्रो सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे अच्छे से मैं इसको ये कंप्लीट करूंगा। देन क्या हो रहा है, मैं बैंकिंग सेक्टर, 27 क्वेश्चन होता है हर ईयर, 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, तो मैं बैंकिंग सेक्टर होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट में, ठीक। फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो गया मेरा,
ठीक है। ये इस टाइप से क्या है कि अगर यहाँ से अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 10 टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें 6 टॉपिक ऐसा होगा जो कि मेरा 80% सब्जेक्ट कवर कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस प्रायोरिटी वाइज उस सारे टॉपिक्स को जो कि ज्यादा वेटेज कैरी करता है विद इन इकोनॉमिक्स, उसको मैं ज्यादा अच्छे से पहले करूंगा, ठीक है, बाकी को बाद में करूंगा। क्लियर है। आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ इसमें नहीं है, ये चीज आप सभी सब्जेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाइक पॉलिटी के अंदर भी देख लो लास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है, तो उसका उसका प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। ज्योग्राफी के अंदर भी देख लो, इन्वायरमेंट के अंदर भी देख लो, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर भी देख लो, इस टाइप से बना लो, ठीक है। तो क्लास 9 का मेनली स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है सिलेबस के बारे में। तो मेनली यहाँ पे 4 चैप्टर दिया हुआ, ठीक है। मेनली एक इकोनॉमिक सेक्टर क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम घर में भी अगर मान लिया जाए, इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि खुद पे फाइनेंस को मैनेज करना, सिंपल सा मतलब। जैसे एग्जांपल मान लिया, एग्जांपल एक घर है, ठीक है। अब मान लो उसका सैलरी 10,000 है, ठीक। तो अब वो पर्सन क्या हुआ, कैसे उस 10,000 में अपने आप को मैनेज करेगा, ठीक ना। वो उस घर का इकोनॉमिक कंडीशन तय करेगा, ठीक। इकोनॉमी का सिंपली मतलब क्या होता है कि भैया ये रहा एक इंसान, ठीक, इसको जैसे रिसोर्सेस मिला है, ठीक है। अब उस रिसोर्सेस का वो यूज कैसे करता है, ठीक। तो टोटल ये जो काम होता है ना क्या, कि रिसोर्सेस का जुगाड़ करना और फिर उस रिसोर्सेस का यूज करना, ठीक। ये सब चीज मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ठीक है। क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये होता है, देखो अब बात ये होता है कि देखो 3 चीज होता है इकोनॉमी के अंदर मेरा क्या, कि यहाँ समझ में क्या आ रहा होगा कि रिसोर्सेज का जुगाड़ करना, ठीक है। देन फिर प्रोडक्शन करना, क्योंकि प्रोडक्शन करना फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक। मतलब क्या, रिसोर्सेज का जुगाड़ करना, फिर प्रोडक्शन करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। तो ये मेनली काम होता है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम लोग जो मेनली देखो, ऐसे तो पढ़ने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। जैसे हिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या स्टोन एज में डिवाइड कर लेते हैं, फिर एंशिएंट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर गुप्तास में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक। एक क्या होता है, मेनली 3 इंपॉर्टेंट चीज होता है इकोनॉमी के अंदर, क्या, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोडक्शन, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मेरा ना तो कंजप्शन होगा ना इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन का प्रॉब्लम ये, अगर मान लिया जाए कि घर में आ, मान लो कुछ बनाना, एग्जाम्पल मान लिया जाए चटनी बनाना है, ठीक है, ठीक। मान लो डिसाइड हुआ है कि भैया खाने में क्या बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मम्मी ये पूछे शाम को कि बेटा खाना में क्या बनाना है, तो आप मान लो आपने बोला कि मम्मी आप मैगी बना दो, ठीक है। दूसरा भाई बोला नहीं पास्ता बना दो, ठीक है। दूसरा बोले नहीं चाउमीन बना दो। पापा उधर से बोले आलू के पराठे बना दो। तो मेनली क्या होता है, घर में ही डिसाइड करने में इतना ज्यादा इश्यू हो जाता है हमारा कि क्या बनाए क्या ना बनाए, ठीक है। तो सोचो जब घर में इतना ज्यादा इश्यू हो जाता है, इतना ईजी नहीं होता है, तो एक नेशनल लेवल पे ये डिसाइड करना कि भैया हम क्या बनाए, क्या चीज प्रोड्यूस करें, वो कितना डिफिकल्ट होगा हुआ। और ऐसा क्यों होता है, देखो बिकॉज ये होता है, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। वो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, इसलिए हमको चॉइस करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास 100 केजी आटा है, ठीक है। तो अब मेरे को ये चॉइस, मेरा रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, 100 केजी। अब मेरे को ये चॉइस करना पड़ेगा कि भैया इस 100 केजी आटा में मैं, ठीक, कितना का समोसा बनाऊं, ठीक है, कितना का कचौड़ी बनाऊं, ठीक। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि मैं 80 करोड़ का कचौड़ी बना रहा हूँ, समोसा बना रहा हूँ, सॉरी 80 करोड़, 80 केजी आटा का मैं समोसा बना रहा हूँ, तो मेरे पास 20 केजी आटा ही बनेगा कचौड़ी बनाने के लिए, ठीक है। अगर 60 केजी का समोसा बना रहा तो 40 केजी बचेगा मेरे पास कचौड़ी बनाने के लिए। तो मतलब क्या होता है कि क्योंकि मेरे इकोनॉमिक के अंदर रिसोर्सेज जो है वो स्केयर है, लिमिटेड है, ठीक ना, इसीलिए मेरे को चॉइस करना पड़ेगा कि मेरे को क्या बनाना है और कितना बनाना है। एम आई क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना चीज? ठीक है चलो। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। आखिर मेरे पास जो रिसोर्सेज क्या बनाऊं, क्योंकि एक चीज अगर मैं ज्यादा बनाऊंगा दूसरा चीज मेरे पास बन नहीं पाएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो जाता है इकोनॉमी के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस का, प्रोडक्शन क्या करना है हमको। सेकंड चीज क्या है, अगर मान लीजिए घर में ये वाला केस एग्जांपल पा जाओ, ठीक है, मैगी चाउमीन पास्ता
आलू पराठा, ठीक। अगर मान लो ये फाइनल डिसाइड हो चुका है, ठीक है चलो हम लोग मम्मी ने बनाया, ठीक है चलो हम आलू पराठा बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अच्छा तो ठीक है चलो, फिर डिसाइड क्या होता है, मान लो चटनी बनाना है साथ में, ठीक। तो मान लो फाइनली ये डिसाइड होता है चटनी बनाना है, ठीक। पहला प्रॉब्लम सॉल्व कि व्हाट टू प्रोड्यूस, चटनी, ठीक। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा क्या कि चटनी को बनाने के लिए अब उधर से क्या होगा, बच्चे लोग बोलेंगे पापा मम्मी मिक्सी में बनाओ, टमाटर वमाटर डाल के, नहीं उधर पापा बोलेंगे कि नहीं भैया वो क्या होता है, वो सिलबट्टा होता है ना उसमें पीस के बनाओ, ठीक। अब मेनली क्या होता है, कैसे, अब मान लो कि तुमने नॉर्मली मिक्सी में डाल के अपना चटनी पीस लिया, ठीक। अब मिक्सी क्या होता है, वो कहीं ना कहीं तुम खरीदना पड़ेगा मार्केट से अंदर, ठीक है। तो उसमें तूने कैपिटल लगाया, इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग मशीन्स का यूज करके कुछ भी चीज प्रोड्यूस करते हैं ना, तो मेरा क्या कहलाता है, क्योंकि मशीन्स खरीदने के लिए हमको कैपिटल चाहिए, क्लियर है। तो मशीन खरीदने के लिए अगर मेरे को कैपिटल चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर उस टेक्नोलॉजी का यूज जिसमें कि मशीन खरीद के अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें कैपिटल कैपिटल तुमको इन्वेस्ट करना पड़ा मिक्सी खरीदने के लिए, क्लियर है ये चीज। हेलो, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि अगर मान लो कि मम्मी ने सबने ये बोला कि नहीं, मम्मी ने डिसाइड किया नहीं भैया सिलबट्टे पे ही बनाएंगे, तो एक टाइप से क्या वहां पे ह्यूमन लेबर लग रहा है, ठीक है। मम्मी खुद का लेबर करी, खुद का पीस करी, खुद मेहनत करी वहां पे, और यहाँ पे तो कुछ मेहनत है नहीं, खाली स्विच ऑन करो पीस के हो गया। तो मतलब क्या, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने का मेरे पास दो तरीका होता है, एक क्या होता है कि बाजार से मशीन खरीद के अपना उसमें प्रोड्यूस कर लो, तो वो मेरा क्या कहता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेरा क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मतलब क्या कि आप कैपिटल ना लगा के आप ज्यादा लेबर को हाथ को काम करो, क्लियर है ये चीज। इसमें मिक्सी ले आया, इसमें मम्मी खुद पीस रही है, एग्जाम क्लियर है ये चीज ना। मतलब क्या कि एक सेकेंड, हाँ, हम्म, नहीं, लेकिन वहां पे क्या ह्यूमन लेवल लग रहा है, ठीक है। वो दूसरा बात है, सिलबट्टा तुमने पर्टिकुलरली उसके लिए नहीं खरीदा था उस चीज के लिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू। दूसरा बात है, मान लो इसके पास सिलबट्टा नहीं है, दो पत्थर के बीच में रख के पीस सकता है, ग्राइंडिंग, जैसे पहले के टाइम में क्या गैदरिंग वगैरह होता था, ठीक है, क्लियर है। तो लेबर इंटेंसिव हो गया, क्योंकि वहां पे हार्ड लेबर लग रहा है कंपेरेटिवली ज्यादा, ठीक। तो मतलब क्या, पहला प्रॉब्लम मेरा क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड चीज क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर लेबर वाला मतलब करे, ठीक है, या फिर कैपिटल वाला तरीका करे या लेबर वाला, क्लियर है, दो प्रॉब्लम। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, ये समझना। हालांकि ये सब चीज 12th के बुक में आता है, बट कोई बात नहीं, बिना इसके समझे इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर मान लो क्या होता है, घर में मान लो चटनी डिसाइड हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो घर में चिकन बनाना डिसाइड हुआ, ठीक, चिकन बनाना। अब क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को चिकन बहुत ज्यादा तीखा पसंद होता है, ठीक है। कुछ लोगों को तीखा उतना पसंद नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों को दही डाल वाला चिकन पसंद होता है, ठीक। तो अब क्या होता है, मम्मी जब घर में खाना बनाती है तो इन सारी बातों को कंसिडर करती है कि नहीं, एग्जाम्पल जिसको बीपी है, ठीक ना, तो उसको थोड़ा नमक खाने में कम डालो, ठीक ना, जिसको चटपटा पसंद है चटपटा बनाओ। तो मतलब क्या कि अल्टीमेटली उनको पता होता है किस लोग को क्या खाना देना है, ठीक है। तो मतलब शी नो दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए खाना बनाना है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये चीज प्रॉब्लम होता है, अभी ये देखो, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि तुम्हारे पास कॉटन है, ठीक ना, कॉटन है, तुमने ये डिसाइड कर दिया कि तुमको डायपर बनाना है, ठीक। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा चॉइस था, कपड़ा बना है, ठीक ना, कि सैनिटरी पैड बना है, कि डायपर बना है, सब कुछ बना है, तुम्हारे पास सब कुछ चॉइस था। लेकिन तुमने पहला क्वेश्चन का आंसर खोज दिया, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या डायपर तुम बनाओगे, क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, तुमने क्या एग्जांपल सोचा कि छोटा मोटा नहीं, बड़ा मशीन लाते हैं, तो मशीन लाके तुमने डिसाइड किया कैपिटल टेक्नोलॉजी हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, क्लियर है। लेकिन अब थर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर मान लो तुम डायपर बना रहे हो, ठीक ना, अगर तुम, और दूसरा बात यह है कि आईटी सेक्टर से, मान लो गुड़गांव जैसा सिटी है, ठीक ना, एग्जाम्पल कोलकाता में आईटी आईटी हब है सॉलिड, एग्जाम्पल। तो वहां पे अगर तुम जाके वहां पे तुम बेचोगे, तो वहां तो वो चीज बिकने वाला है नहीं ना। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर तुम जिसके लिए बना रहे हो, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा अल्टीमेटली बायर किसके लिए लिखना है। जैसे एग्जाम्पल मान लो चेतन भगत को पता है, ठीक ना, कि उसका जो बुक है वो कहीं ना कहीं कॉलेज या यंगस्टर लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। इसलिए क्या होता है कि वो कुछ भी फ्रिक्शन लिख देता है, लाइक एग्जाम्पल एक आदमी जिसको कुछ अता पता नहीं है कौन कहाँ रह रहा है, वो अमेरिका में जाता है और इतना बड़े यूएसए के अंदर एक इंसान को ढूंढ के निकाल देता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जो मतलब मेरा बुक पढ़ रहे हैं, रीडर पढ़ रहे हैं, वो यंगस्टर है, जो कि मतलब इन सब इमोशंस में बह के, नॉर्मल सा बात है, ठीक, क्योंकि उसको पता है कि मेरा रीडर कौन, यंगस्टर है ना। तो मेरा बुक बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए लिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर बच्चे के लिए लिखता है तो वैसा नहीं लिखता वो, ना तो बूढ़ों के लिए वो लिख रहा है, वो किसके लिए लिख रहा है, यंगस्टर के लिए, उसका टारगेट कौन है, यंगस्टर। तो मतलब उसको पता है कि उसका प्रोड्यूसर या फिर एक टाइप से कंज्यूमर कौन है, क्लियर है ये चीज। तो इन तीनों का सवाल जब तक पता नहीं होगा, आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, घर में इतना कुछ
हाँ बोलो। हाँ, क्या आपका कंज्यूमर किस किस और कंज्यूमर के बारे में आप सोच के लिख रहे हो? जैसे एग्जांपल ले लिया, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि बिस्किट का ले लिया जाए, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था हमारा, ठीक है, लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम में क्या था कि सभी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वाले ऑन एन एवरेज क्या थे, लॉस में जा रहे थे, लेकिन एक बिस्किट कंपनी था जो बहुत ज्यादा फायदा में जा रहा था, ठीक है। वो कौन था? पार्ले जी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि देखो, क्योंकि जब बाकी बिस्किट ले लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए तुम्हारा कोई बताओ ना, एक वो आता है ना, कौन सा, हाँ, बॉर्न बॉर्न क्या नाम था उसका उसका हाँ, जो भी था, ठीक है, मान लो वो 40 रुपीज का, ठीक है, वो बिस्किट है, ठीक ना। अब पार्ले जी तुम्हारा 3 रुपए का बिस्किट है, ठीक। अब क्या है, कहीं ना कहीं वो जो प्रोड्यूसर 40 रुपए में बेच रहा है, उसको पता है कि भैया मैं जो बिस्किट बेच रहा हूँ उसका कौन लेने वाला है, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लेगा, ठीक है। लेकिन जो पार्ले जी बन रहा है 3 रुपए, उसको पता है कि मेरा बेस कौन है, ठीक है। वो पता है कि मेरा बेस कौन है, फॉर पुअर पीपल या फिर मार्जिनल, जिसका इनकम लो इनकम ग्रुप है, ठीक, मेरा बेस, ठीक है। तो उनको पता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सिंपल सा बात है कि अपना उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक, क्लियर बात है। वरना क्या लगता है कि ये भी 3 का ना बेच के था, इंप्रूवमेंट करके उसको भी 10 का पैकेट बेच देता, 20 का पैकेट बेच देता, लेकिन उसको पता है क्योंकि मेरा कंज्यूमर कौन है, ये है लो, फॉर पुअर पीपल लाइक, इसलिए वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक, ठीक है, चलो। तो मतलब क्या कि इकोनॉमी के लिए कुछ भी चीज अगर मेरे को प्रोड्यूस करना है, ठीक ना, तो मेरे को 3 सवाल का जवाब बताना चाहिए, कौन कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्लियर है। अब हमने क्या देखा, जब नेशनल मतलब घर के लेवल पे इतना इशू हो रहा है, इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि नेशनल लेवल पे ये चीज डिसाइड करना हो कितना बड़ा हेडेक होता है, ठीक। तो मेनली क्या होता है, वर्ल्ड में 2 मॉडल है मेरा, ठीक है। वर्ल्ड में जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो चीज हमने देखा ना अभी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम होता है दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है, इस एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स तुम लोग सॉल्व करते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसा तो नहीं होता ना क्वेश्चन पढ़ के तुमने आंसर यहाँ लिख दिया, ऐसा तो होता है, स्टेप बाय स्टेप तुम करते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप से क्या होता है, सेट ऑफ फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेट ऑफ मेथड्स होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। उसी तरह क्या है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी है ना, इसको सॉल्व करने का मेरे पास मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड क्या है मेरा, कैपिटलिस्ट सिस्टम, एक है मेरा क्या, सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। कैपिटल सिस्टम में क्या होता है, ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ठीक। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्लियर, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सोशलिस्ट सोशलिस्ट वाले में क्या होता है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन क्या चीज बनाना है, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कैसे बनाना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किसके लिए बनाना है, कितने रेट पे मिलना है, ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर 50 साल पहले देखा जाए तो इसका एग्जांपल यूएसए ले सकते हो, और इसका एग्जांपल यूएसएसआर या रशिया ले सकते हो, ठीक। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि ये कोई भी कंट्री का ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल आज के टाइम में क्या है, हर कंट्री के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, मतलब क्या, हर कंट्री के अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है, ठीक है। मिक्सअप हो, इंडिया के अंदर भी क्या है, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। उसके अंदर भी क्या है कि तुम्हारा मान लो रिलायंस है, एग्जाम्पल जियो है, प्राइवेट कंपनी है, और एग्जाम्पल तुम्हारा बीएसएनएल इंडियन कंपनी है, ठीक। इंडिया में से मान लो एक तरफ क्या होता है कि एयरलाइन पूरा प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, और रेलवे पूरा गवर्नमेंट का मोनोपोली है, ठीक। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में चलता है, और मोस्ट ऑफ द कंट्री में क्या है कि तुम्हारा आज के टाइम में मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज प्रॉब्लम कि 2 मेरा सिस्टम होता है, ठीक है। आगे क्लास में ये जब सोशलिस्ट और ये हम लोग करेंगे तो वहाँ डिटेल में बता दूंगा मैं। हाँ, अब आ जाते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक ना। अब प्रोडक्शन के लिए तो ये चीज होता है, मैं अब प्रोडक्शन 3 सेक्टर में मेरा मेनली होता है, ठीक है। एक क्या होता है मेरा प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी, ठीक। डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो। प्रोडक्शन जो एक इकोनॉमी क्या होता है 3 सेक्टर में होता है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इसको हम लोग कहते हैं, कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, वैसा चीज जो नेचर से हमको फ्री फोकट में मिल जाता है बिना किसी मेहनत के, जैसे एग्जांपल जंगल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है कि आपने मान लो कि आप किसान
आ सकता है ना कि एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में तो किसानों को मेहनत करना पड़ता है तब जाकर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। लेकिन भाई ये समझो कि अगर मान लो किसान मेहनत ना भी करे तब भी हमारा क्या है, नॉर्मल सा बात है, कोई चिड़िया है उसने फल खाया, ठीक है, कल को चिड़िया मान लो कि कहीं पे मतलब उड़ते उड़ते उसने कहीं हल्का हो गया, ठीक, तो मिट्टी में जब बिक जाएगा तो वो अपने अपने आप भी वो चीज उग जाएगा वहां पर, ठीक है। क्लियर, पहले के टाइम में भी ऐसे ही होता था, ठीक। तो मेनली क्या होता है, और एग्रीकल्चर में क्या होता है, इंसान कुछ करना नहीं पड़ता, खाली क्या है कि बीज डालो वो अपने आप फिर वो हो जाएगा, ठीक। तो फ्री फोकट कैसे, माइनिंग, कोयला तो इंसान ने नहीं बनाया एग्जाम्पल, या फिर सोना बनाया नहीं, खाली क्या करता है, माइन करता है निकाल लेता है। तो मतलब फ्री फोकट का जो नेचर हमको मिल रहा है वो किस में आएगा, मेरा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। क्लियर है, ओशियन हो गया, फिशरीज हो गया, और सब भी चीज भी हो गया, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्लियर है। अब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से जो मेरे को मिलता है ना, तो उसको क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर देते हैं। वैल्यू एडिशन लाइक एग्जांपल कोल मिला, ठीक है, कोल मिला तो क्या हुआ कि सॉरी आयरन, आयरन ओर मेरे को मिला माइनिंग करके यहाँ से, ठीक है। तो आयरन ओर यहाँ पे आया, उसका हमने क्या बना लिया कि स्टील बना लिया, ठीक है, ये आयरन का रोड बना लिया, ठीक है। क्लियर है। या फिर एग्रीकल्चर यहाँ से आया तो उसको हमने क्या एक हिसाब से आटा बना लिया, या फिर मान लो कुछ और चीज बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिश आया तो उसको हमने कैन में पैक करके बेच दिया। तो ये सारा चीज जिसका मतलब वो क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग किसमें आता है, मेरा सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक। तो मतलब क्या कि सेकंड सबसे इजी तरीका क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो कहाँ पे आता है, कहाँ से आता है, मेरा प्राइमरी सेक्टर से आता है। क्लियर है। तो मेनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, ठीक ना। इसको मेनली क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। क्लियर। अब मान लो यहाँ पे तुमने आयरन एंड स्टील वगैरह बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है, मेनली उस आयरन स्टील करके तुमने मान लिया जाए रेलवे वगैरह बना लिया, ठीक, प्लेन बनाया, ठीक है, और शिप बनाया तुमने, ठीक है, फिर तुम्हारा प्लेन बनाया तुमने, ठीक। अब मेनली क्या होता है, उस प्लेन में क्या होता है, उस प्लेन का यूज करके आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे को, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस सेक्टर इसको कहते हैं, ठीक। क्लियर ये चीज। तो इसका रॉ मटेरियल या फिर इसका वो चीज कहाँ से आ रहा है, मैं सेकेंडरी सेक्टर से, सेकेंडरी का आ रहा है प्राइमरी से, ठीक है, टर्शरी का आ रहा है कहाँ, सेकेंडरी से। प्राइमरी में जो चीज मेरे को मिला वो सेकेंडरी में यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल, सेकेंडरी में जो मिला वो यूज होता है मेरा टर्शरी में फॉर गिविंग सर्विस। क्लियर ये चीज। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक और चीज बताता हूँ फिर यहीं पे। अब हमने ये चीज तो देख लिया ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, ठीक, ये चीज क्लियर हो गया ना। अब हम लोग, हाँ, अब क्या होता है, अब हम लोग जो निकालेंगे थोड़ा सा जीडीपी का बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा, फ्लो में आ चुका है तो वही बता देता ही लेते हैं हम लोग। ठीक, अब मेनली क्या होता है, हमने डिसाइड कर दिया क्या प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, ठीक। अब क्या होता है, कोई भी कंट्री होता है ना तो उसका डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है, ठीक ना। तो कोई भी कंट्री जो होता है क्या होता है, पहले अंडर डेवलप होता है। क्लियर है। मतलब प्रिमिटिव स्टेज में से ह्यूमंस भी था तो पहले क्या था, आदिवासी था, जंगल में था, ठीक है, ये सब चीज था। फिर क्या होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, फाइनली वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो एग्जाम्पल कुछ नहीं पहनता है, ठीक, फिर क्या होता है थोड़ा मोड़ा कपड़ा वपड़ा पहनना स्टार्ट करता है, फाइनली बाद में सूट पहनता है, ठीक है। तो ये पहले अंडर डेवलप होता है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में थोड़ा डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, डेवलपिंग होता है, ठीक। और फाइनली थर्ड में क्या होता है, डेवलप्ड होता है। क्लियर है। तो कोई भी कंट्री अगर मान लो कि अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, तो मतलब क्या कि वहां पर सबसे ज्यादा किस सेक्टर में प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री होगा नहीं ज्यादा, ठीक है, ज्यादा सर्विस सेक्टर होगा नहीं, तो वहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, वहां पे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी वही एग्रीकल्चर माइनिंग फर्स्ट जो बोल रहा है, ठीक, प्राइमरी सेक्टर करेगा, ठीक। सेकंड पे हो सकता है सेकेंडरी करें फिर बाद में, क्योंकि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, सर्विस उतना होता नहीं, ठीक है। इस टाइप का रहेगा अंडर डेवलप सिचुएशन में, ठीक है। क्लियर है। जब वो कंट्री डेवलपिंग करेगा तो क्या होता है कि प्राइमरी का जो रोल होता है थोड़ा घट जाता है, ठीक है। मान लो पहले 80% था लेकिन वो घट जाएगा, घट के लेकिन जो होगा वो तब भी क्या होगा कि हमारा तब भी प्राइमरी ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। जब डेवलपिंग होता है जैसे यूएसए केस में क्या हो गया कि फिर क्या होता है मेरा सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है, फिर प्राइमरी, फिर लास्ट में टर्शरी। क्लियर। अब फाइनली जब कंट्री डेवलप्ड हो जाता है जैसे यूएसए हो गया आज के टाइम में, तो उसका सबसे पहले जो इकोनॉमी होता है मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अंदर वो करता है मेरा टर्शरी करता है, ठीक है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी सबसे लास्ट में, ठीक। फिर समझाता हूँ। जैसे यूएसए के अंदर क्या है कि मोर देन 60% जो उनका 80% जो जीडीपी आ रहा है वो आ रहा है कहाँ से, सर्विस सेक्टर से, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग से, लास्ट में 2 या 3% आता है उनका एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है कि 16% हमारा आता है एग्रीकल्चर से, ठीक है, और 23, 24, 25 आता है मैन्युफैक्चरिंग से, बाकी 60% आता है मेरा क्या कहते हैं इससे, सर्विस सेक्टर से, ठीक है। इंडिया केस थोड़ा यूनिक है, वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या होता है ये समझ में आया ना कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होते रहता है उसका जो जीडीपी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तीनों सेक्टर का, ठीक है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि जीडीपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं।
क्वेश्चन आया कि नहीं? अरे पूछो क्वेश्चन, मैं ही बताऊँ कि क्या क्वेश्चन पूछना है। अच्छा ठीक है, चलो बता देता हूँ। अब बहुत सारे लोग ना जिन्होंने क्लास 11 12 के आर्ट्स भी हुआ होगा, ठीक ना, तो उनको भी शायद इस चीज का आइडिया नहीं हो कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है। खाली उन्होंने याद कर लिया होगा जीडीपी मतलब क्या, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन ईयर, ठीक ना, ये याद कर लिया होगा। होता क्या रियली, देखो अब मैंने क्या बोला कि मैं प्रोडक्शन जो इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर में होता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में। क्लियर है? मान लिया जाए कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेरा सिर्फ एग्रीकल्चर है, ठीक है, मान लिया जाए, इजी इसको समझने, इजी वे में समझने के लिए, ठीक है। मान लिया प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या है कि मेरा इस ईयर कंट्री के अंदर, मान लो कि 2015-20 का बात कर रहे हैं, ठीक है, 2020 में कंट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर सिर्फ पोटैटो हुआ है, मान लो 100 केजी सिर्फ पोटैटो हुआ है, ठीक है, इसका मार्केट प्राइस 5 रुपए करके था, ठीक है। तो मतलब क्या कि प्राइमरी सेक्टर ने उस ईयर कितना कितना का प्रोडक्शन दिया, 500 का। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो सेकेंडरी ईयर में क्या है, क्या है, 5 रुपए, 5 रुपए, हाँ, जिसका मार्केट प्राइस 5 रुपए, ठीक है। अब मान लो सेकेंड के अंदर क्या होता है कि उस ईयर मान लो कि 200 केजी आयरन प्रोड्यूस हुआ सिर्फ, ठीक है, और बहुत चीज प्रोड्यूस हुआ, लेकिन हम सिर्फ इजी वे मानते हैं उस ईयर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इकोनॉमी में सिर्फ आयरन ही प्रोड्यूस हुआ 200 केजी, ठीक है, जिसका मार्केट प्राइस था कि मान लो 2 रुपए करके। तो सेकेंडरी सेक्टर ने उस ईयर कितना का प्रोडक्शन दिया, 400 का। क्लियर है? ठीक है। अब टर्सरी सेक्टर, मान लो टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या होगा कि 50 टाइप का सर्विसेज दिया गया, ठीक है, जिसका की प्राइस करके था, ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर ने कितना का प्रोडक्शन दिया उस ईयर में, 100 रुपए का। क्लियर है? अब मतलब क्या कि अगर मैं तीनों सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ, अब इन तीनों को अगर मैं समअप करता हूं तो मैं पता चल जाएगा कि मेरा एक साल का जीडीपी कितना है, मेरे कंट्री के अंदर कितना चीज प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है ये चीज जो मैं बताया अभी? ठीक है। अब देखो ये साल किसका, 2020 का बात, ठीक ना। अब 2021 का बात करते हैं हम लोग, ठीक। ये याद रखना 1000 यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, हटाओ, नहीं यहाँ पे। अब 2021 का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखना इससे क्या है कि जीडीपी का जो नंबर्स होता है ना, कितना बड़ा वो मतलब फ्रॉड है, खुद समझ में आएगा। वो कंट्री के डेवलपमेंट को शो नहीं करता है। देखो अब क्या था, मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर मान लो पिछले साल कितना प्रोड्यूस हुआ था, 100 केजी, वो ठीक है। मान लो अब क्या होता है, इस ईयर मान लिया जाए कि 100 केजी ना प्रोड्यूस होकर मेरा क्या हुआ, सिर्फ 90 केजी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन रेट तो पिछला साल 5 रुपए था, वो रेट कितना हो गया, 6 रुपए हो गया है। क्लियर? क्योंकि सिंपल सा बात है ना, प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, जो भी हो। तो मैं कितना का टोटल प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेक्टर के अंदर, बताओ, 540। समझ में आया मैंने क्या बोला? 2021 में मान लिया जाए प्रोडक्शन मेरा 90 केजी हुआ, ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस का 6 रुपए था, ठीक है। तो 540 रुपए का प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेक्टर के अंदर। क्लियर? सेकेंडरी के अंदर कितना था, पिछले साल मेरा कितना 200 केजी था, इससे मान लिया जाए 150 केजी हुआ मेरा प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इसका प्राइस क्या था, 3 रुपए करके हुआ। पिछले साल 2 रुपए केजी बिका था, 3 रुपए करके केजी बिका, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 450। ठीक है, 450 का प्रोडक्शन हुआ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब टर्सरी सेक्टर के अंदर मान लिया इस ईयर में क्या हुआ, 50 टाइप का सर्विस जो पिछले साल दिया था, इसका भी 50 टाइप का सर्विस मिला, लेकिन उसका प्राइस 2 रुपए से 3 रुपए बढ़ के हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना का प्रोडक्शन किया सर्विस सेक्टर ने, 150 रुपए का। अब अगर इसको ऐड करके तो 600, अच्छे 5 11, 1140। तो मतलब क्या इस ईयर कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, 1150, 1140 का प्रोडक्शन हुआ। ये चीज समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? लास्ट में हमने क्या देखा कि पिछले साल इतना था प्रोडक्शन हुआ था, इसका प्राइस इतना था, तो हमने निकाल लिया जीडीपी, ठीक। इस साल क्या हुआ कि इतना इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना इतना प्राइस हुआ, हमने जीडीपी निकाला, ठीक है। क्लियर है ना? इस सेक्टर में क्या हुआ कि इतना प्रोडक्शन हुआ, इसका प्राइस इतना था, तो इतना का कंट्रीब्यूशन किया प्राइमरी सेक्टर ने, इतना कंट्रीब्यूशन किया सेकेंडरी सेक्टर ने, इतना कंट्रीब्यूशन किया सेक्टर टर्सरी सेक्टर ने। क्लियर है? टोटल में जीडीपी क्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आया लगभग 140 पे ज्यादा आया जीडीपी, ठीक है। अब क्या है
कि यहाँ पर तुम बोल सकते हो क्या इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है? क्या इस केस में तुम बोल सकते हो कि जीडीपी इंक्रीज हुआ तो इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है? नहीं। बिकॉज क्यों? क्या होता है कि क्योंकि मार्केट प्राइस पे डिपेंड होता है, इसलिए जब इन्फ्लेशन होगा तब भी तुम्हारा जीडीपी क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा शो कर सकता है नंबर में, ठीक है। एक रीजन तो क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़े तब जीडीपी तुम्हारा ज्यादा आएगा। मान लो कि यहाँ पे क्या है कि प्राइस वही रहे, लेकिन मान लो कि 110 केजी प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे मान लो 220 केजी प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे 60 सर्विसेज हुआ, तो मतलब क्या कि जीडीपी जो इंक्रीज करेगा तो उसका दो रीजन होता है। क्या होता है? प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, और दूसरा क्या होता है मेरा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ठीक। तो जीडीपी मेरा दो कारण से बढ़ता है। एक किस कारण से बढ़ता है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तब भी मेरा जीडीपी बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन होगा तब भी मेरा जीडीपी बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है, ये लाइन सबका क्लियर है ना? ठीक है। अब लेकिन इसलिए क्या होता है कि इसलिए क्या होता है जीडीपी के नंबर, अब क्या होता है जीडीपी के नंबर पे इसलिए फोकस नहीं करते इतना प्रोडक्शन हुआ इतना प्रोडक्शन, क्योंकि वो प्राइस ऑफ द गुड्स दिखाता है प्रोड्यूस इन द कंट्री, ठीक है, ना कि रियल प्रोडक्शन। रियल प्रोडक्शन निकालने के लिए हम लोग फिर दूसरा एक जीडीपी के साथ उसको एडजस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर बोल के, वो हम बाद में देखेंगे, जीडीपी का चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो मतलब आज क्लास में मेनली ये देखना है क्या जीडीपी का जो नंबर होता है उसमें ज्यादा वो खुशी नहीं मनाना है, बिकॉज वो एक कहीं ना कहीं एक रियल फिगर नहीं है डेवलपमेंट को शो करने का। बिकॉज हमने देखा क्या कि जो जीडीपी मेरा इंक्रीज करता है उसका दो रीजन होता है, या प्रोडक्शन बढ़ना या इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है। तो हमको ये रियल में देखना पड़ेगा क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो फिर मतलब अगर उसको सेलिब्रेट करके फायदा नहीं है ना, बिकॉज वो रियल डेवलपमेंट तो शो नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन तो शो नहीं कर रहा है वो, ठीक है। इसलिए क्या होता है 1990s के टाइम में मेरा बहुत सारे मतलब इकोनॉमिक्स ने क्या हुआ, जीडीपी को एज अ पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट जो है ना कंट्रोवर्सी हुआ है। इसलिए इसलिए क्या 90s के बाद क्या होता है, वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्री है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को उतना वैल्यू ना देके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वैल्यू देते हैं, ठीक है, कि रियल में उस कंट्री के सिटी से उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वो सब। तो वहां पे फिर जीडीपी वगैरह कैलकुलेट होता है, उसको एक क्राइटेरिया में आता है, बट जीडीपी डजंट रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक। अब इतना कुछ हम डिस्कस कर लिया, आप देखते हैं फाइनली बुक के अंदर क्या लिखा है इस चैप्टर में। अब मैंने क्या बताया, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तुम्हें, जैसे मान लो तुमको एक फैक्ट्री में मान लो प्रोड्यूस करना है एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी चीज मान लो पार्ले जी प्रोड्यूस करना है, ठीक। तो नॉर्मल सा बात है क्या, तुमको प्रोड्यूस करना है उसके लिए तुमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक लैंड चाहिए जहाँ पे तुम फैक्ट्री बना पाओ, क्लियर। उसके बाद एक लेबर चाहिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कैपिटल चाहिए, ठीक। उसके बाद सब कुछ को मैनेज करने के लिए इंटरप्रेन्योर चाहिए, क्लियर है। तो मतलब क्या कि कुछ भी चीज अगर प्रोड्यूस करना है तो मेरे को ये चार चीज जब तक एक साथ नहीं आएगा कुछ भी चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्लियर है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है ये चीज कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मतलब क्या कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए ये चार चीज हमको चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसलिए इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो, production activities need various types of resources like natural resources, man-made items, human effort, money, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि हमारा आज के टाइम में भी क्या है कि इनडायरेक्ट अगर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे क्या है कि 43% जो है पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है फार्मिंग सेक्टर पर, ठीक है, इनडायरेक्टली तो 60% ज्यादा हो सकता है, ठीक। तो मतलब क्या स्टिल इंडिया इज क्या कहते हैं उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। भले ही हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम हो, ठीक है, लेकिन हमारा मोर मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारा आती हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, क्लियर। इसलिए क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री डेवलपमेंट हो तब पॉसिबल नहीं जब तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट ना हो, ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट ना हो, क्लियर। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। जैसे एग्जांपल गांव के अंदर क्या होता है, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग शॉप होता है, लाइक कुम्हार हो गया, ठीक ना, आयरन स्मिथ हो गया, वो सब चीज। फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपर सेक्टर, लेकिन मेन एक्टिविटीज क्या है मेरा, फार्मिंग। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक। तो मैंने क्या बताया, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को चार रिक्वायरमेंट होता है, फोर रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या, लैंड ऑलरेडी एक्सप्लेन, लेबर, कैपिटल, तो क्या होता है कैपिटल से, क्या होता है टूल्स वगैरह खरीदोगे, बिल्डिंग वगैरह बनाओगे, ठीक है। अब कैपिटल में दो टाइप का होता है, कैपिटल दो टाइप का होता है। एग्जांपल मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में आप खर्चा लगाओगे, किस पे पैसा लगाओगे, बिल्डिंग बनाने पे, ठीक है,
मशीन्स बनाने पे, ठीक, बिल्डिंग बनाने पे आपने खर्चा किया, मशीन्स खरीदने पे खर्चा किया। अब क्या है कि अब जैसे मान लो कि आपने खर्चा किया एग्जाम्पल, ठीक, उसके आप रॉ मटेरियल के लिए खर्चा करोगे, ठीक है। अब देखो ये बिल्डिंग और मशीनरी क्या है कि आपने एक बार बना लिया तो अब क्या है कि आपका 10 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक ना। तो अगर मान लो कल को आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्जाम्पल आप मान लो कि 100 मान लो कि 100 पीसेस कपड़ा बना रहे हो, ठीक, एग्जाम्पल शर्ट बना रहे हो, ठीक, तब भी आपका उसी में लगेगा। लेकिन मान लो कल को आप 105 110 बना रहे हो तो क्या होगा कि आपका रॉ मटेरियल चेंज होगा, ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग और मशीनरी है वो तो उतना ही रहेगा ना। क्लियर है। तो मतलब क्या कि ऐसा एसेट जो आपने एक बार लगा दिया ना, ठीक है, जैसे जो कि बहुत सालों तक आप यूज कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स। जैसे एग्जाम्पल घर में टीवी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, एक बार खरीदा तो सालों साल यूज होता है, ठीक है। और जैसे आटा वगैरह हो गया, ठीक है, वो क्या होता है, क्या वेरिएबल एसेट्स बोल सकते हैं उसको, ठीक, रॉ मटेरियल टाइप का। तो मैं दो टाइप का होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल। डिफरेंस क्लियर है। फिक्स कैपिटल जो कि सालों सालों तक फिक्स रहता है, मेरा उसको चेंज नहीं करना पड़ता। वर्किंग कैपिटल क्या है कि अपना प्रोडक्शन के हिसाब से आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा पर्सन चाहिए जो सारे चीजों को मैनेज करके उसको एक साथ यूजफुल वे में यूज कर सके। इसको हम लोग क्या ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये चारों चीज मेरा क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बात क्या होता है, अब तुम्हारा लैंड रहा, ठीक है। अब लैंड एक लिमिट से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो लैंड के साथ लिमिटेशन है, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बाकी इन तीनों चीज आपको प्रोडक्शन कम कर, मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट कम रखना है, तो बाकी इन तीनों चीज को आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि इंटरप्रेन्योर हो गया कहीं ना कहीं वो स्किल्स बेस्ड जॉब है, इसलिए उसको आप जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते। कैपिटल एक लिमिट से ज्यादा आपको सस्ते पर नहीं मिलेगा। तो फाइनली क्या करता है कि बचता है क्या इंडिया में, क्या कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखना है अपना, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखना है तो क्या हुआ, लेबर को जो देने वाला वेजेस है ना वो आप कम करो, क्योंकि बाकी सब उसके अलावा जो चीज है ये लैंड लिमिटेड है, ठीक है। इसलिए क्या होता है आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक। कैपिटल आप एक लिमिट से ज्यादा आपको सस्ता नहीं मिलेगा। आप बैंकिंग सेक्टर से लोगे तो 8% 10% ऐसा मिलेगा, ठीक है। लगभग सभी बैंक का रेट एक ही होता है। तो कैपिटल का इंटरेस्ट रेट आप कम करवा नहीं सकते हो, ठीक। इंटरप्रेन्योर क्या है कि आपको अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से अच्छा इंटरप्रेन्योर मैनेजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो चीजों को मैनेज करे तो वहां पे भी आप कुछ कटौती कर नहीं सकते हो। एक बचा क्या, लेबर। इंडिया में क्या होता है, क्योंकि एबिडेंस ऑफ लेबर है, मतलब एक्सेस लेबर सप्लाई है हमारा, ठीक। इसलिए क्या होता है कि हमारा लेबर कोई एग्जांपल का कोशिश किया जाता है कम से कम वेजेस को दिया जाए, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम हो, ठीक। इसलिए फिर वहां पे स्टार्ट होता है क्या, इंडस्ट्रियल लेबर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक, देखेंगे बाद में। तो लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है। देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग द फार्म प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं एक लिमिट से आप लैंड का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज का भी लिमिटेशन है, ठीक। तो वही है कि एक लिमिट ज्यादा क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया एग्रीकल्चर लैंड को, तो आप एक लिमिट ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक। अब देखो क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब देखो, अब क्या क्या अगर आपको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिव बढ़ाना है, तो मेरे पास दो रास्ता है क्या। एक तो एरिया अंडर कल्टीवेशन आप इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज करो। दूसरा क्या है, क्लियर, जो कि अगर आप मतलब क्या कि जो ज्यादा से ज्यादा एरिया को आप फॉरेस्ट लैंड के अंदर लाओ, सॉरी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी हमने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड कर दिया अपने एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक ना। अब हमारे पास कोई स्कोप नहीं कि हम ज्यादा लैंड एग्रीकल्चर के अंदर ला पाए, ठीक है। तो मतलब क्या हमारे पास ये स्कोप नहीं है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम एग्रीकल्चर लैंड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। कहाँ से लाएंगे लैंड, ठीक है, जमीन लाएंगे कहाँ से, ठीक है, पहला बात तो ये। इसलिए लैंड को हम एक्सटेंड कर नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या है कि भैया आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब एक एरिया में जितना प्रोडक्शन करते हो ना उसका प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाओ। तो ये एक ही रास्ता मेरे पास बचता है क्या, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। उस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या मेथड यूज करोगे हम बाद में देख लेंगे वो सब चीज, ठीक है। तो मतलब क्या लैंड का लिमिटेशन इसलिए आप कर नहीं सकते। दूसरा बात क्या, लैंड का भी लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज आज के टाइम में क्या कि चाइना हमसे लगभग हर चीज में आ गया है, ठीक ना, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक। जबकि देखा जाए तो चाइना की जितना जमीन, अगर मान लो इंडिया के पास 100 एकड़ फर्टाइल लैंड है, तो चाइना के पास उसके कंपेयर में सिर्फ 40% ही लैंड है, ठीक है। मतलब इंडिया का मतलब वर्ल्ड का 10% जो फर्टाइल लैंड है इंडिया के पास है, ठीक। अब कंपेयर किया जाए इंडिया और चाइना का, तो मेनली क्या इंडिया के पास अगर मान लो कि 100 एकड़ लैंड है फर्टाइल, तो चाइना के पास उसके कंपेयर सिर्फ 40% ही है उसका इंडिया का। लेकिन तब भी चाइना ने अपना एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट करके अपना प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिया, हर चीज के अंदर उसका मैक्सिमम इल्ड होता है। इल्ड क्या होता है, एक एरिया के अंदर आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि एक आदमी एक एरिया के अंदर मान लो 40 kg गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा 60 kg प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, जो 60 kg प्रोड्यूस कर रहा है उसी एरिया से उसका इल्ड मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो चाइना का जो पर क्रॉप इल्ड है या पर हेक्टेयर इल्ड है इंडिया से बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है वो ज्यादातर चीज में इंडिया से मतलब उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो लैंड उसके कंपेयर में इंडिया के हाफ ही है, हाफ से भी कम है चाइना के पास।
तो ये देखने में चाइना बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल और वेस्टर्न पार्ट पूरा पूरा डेजर्ट है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक, तो इंडिया को भी ये चीज करना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है कि अब कैसे आप सेम लैंड से ज्यादा ग्रो करोगे, तो ठीक है। तो फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप। अब मतलब जो क्रॉप होता है उसको अब जैसे पहले क्या होता था, साल में एक ही क्रॉप लगाते, ठीक है। आप एग्रीकल्चर के ऊपर काम करो, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक ना, सॉइल को अच्छा इरिगेशन प्रोवाइड करवाओ, जिससे कि आप साल में 2 से 3 क्रॉप लगा पाओ, ठीक। आज के टाइम में क्या है, सिर्फ 40% एरिया तक ही मतलब हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी है, ठीक ना। मतलब अभी भी क्या है कि मोर देन 50% जो एरिया है वो क्या होता है, मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। लोग गाना गाते हैं वहाँ का क्या कि बरसों रे मेगा मेगा, अगर बारिश अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर मान लो बारिश अच्छा नहीं हुआ तो फिर मेरा प्रोडक्शन खराब उस एज का, उस ईयर का। तो अभी भी इंडियन इकोनॉमी क्या की है, इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मानसून, इसलिए कहा जाता है इसको, ठीक। वर्षा अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, वर्षा अच्छा नहीं होगा तो फिर वही रिसेशन आएगा, तो वो आएगा, इन्फ्लेशन वगैरह आएगा, ठीक है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक। मल्टी देखो दो चीज होता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि एक से मतलब एक लैंड है, ठीक ना, साल में एक क्रॉप उगा रहे हो, ठीक। अब मान लो अपने 2-3 क्रॉप उगाया तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाता है। एक और चीज आता है, वो आगे देखेंगे हम लोग आएगा तो। इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक। आप साल में 2-3 क्रॉप लगाओ वहां पे। ये मेनली इंडिया के अंदर जो थोड़ा चेंज आया था मेरा, ठीक है। ये चीज तो वो कब आया था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली क्या था कि मेनली क्या होता था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक पैकेज था मेरा, ठीक है। पैकेज ये था कि भैया आपको हाई इल्ड वाला सीड यूज करना है, ठीक ना, मतलब हाई वैरायटी वाला मतलब सीड यूज करना है, ठीक। साथ में फर्टिलाइजर यूज करना है, ठीक है। साथ में पेस्टिसाइड यूज करना है, ठीक। और साथ में इरिगेशन सिस्टम यूज करना है, ठीक ना। तो ये 4-5 चीज का जो पैकेज था ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि ये सब चीज क्या था कि कहीं ना कहीं ये कैपिटल इंटेंसिव था, बिकॉज ये सब चीज खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, चाहे सीड खरीदने के लिए हो, चाहे फर्टिलाइजर, चाहे पेस्टिसाइड। इसलिए क्या होता है कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो जो पहले से ऑलरेडी जिस एरिया में रिच फार्मर्स थे उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया, ठीक है। इसलिए वो उनको ही फायदा मिला ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो आगे जब क्लास में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, तो एक रीजन ये भी है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि हमारा जो फार्मर्स के बीच में अनइक्वलिटी था ना, इनइक्वलिटी था, वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देखेंगे बाद में। तो यील्ड क्या होता है, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन में कितना प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर लैंड से। ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स होता है उसमें क्या चाहिए, वो कम पानी चाहिए उसको, ठीक है, कम पानी में भी हो जाता है लेकिन उसका प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। तो फार्मर्स यूज कार्ड पहले इसे यूज करता था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेट ऑफ व्हीट एंड राइस। दूसरा चीज क्या है ना कि मेनली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका लिमिटेशन 2 क्रॉप तक ही था, ठीक ना, व्हीट और राइस तक। इस चीज को याद रखना है। हाँ, एंड द राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। इतना इतना पॉसिबल कब हुआ कि हमारा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब के हेल्प से था, ये रहा मैटर, ठीक है। तो मॉडर्न डे फार्मिंग के लिए आपका क्या चाहिए, हाई यील्डिंग सीड चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक। फिर आपको फार्म मशीनरी चाहिए, इरिगेशन सिस्टम अच्छा चाहिए, ठीक है। इरिगेशन करने का 4 तरीका होता है, कैनाल इरिगेशन, ठीक। एक पंप सेट के थ्रू होता है, जमीन से निकाल पानी डाल दो, एक डैम के थ्रू होता है, और एक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। डैम बनाने से फायदा क्या होता है, आपको इरिगेशन मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। हाँ, तो मेनली क्या होता है क्योंकि जो ये सब क्या था, कहीं ना कहीं कैपिटल लगाना पड़ता था इन सब टेक्नोलॉजी को जो आया ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ मेरा जो आया, ठीक है। क्या चाहे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो मेरा, ठीक है, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, ठीक। तो मेनली क्या था, ट्रेडिशनली जो रिच एरिया था मेरा, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, तो ऑलरेडी ये रिच एरिया था। तो यहाँ के फार्मर्स के पास कैपिटल भी था, इसलिए क्या हुआ, इन्होंने इस चीज को, इस मेथड्स को अडॉप्ट किया, ठीक, और इसीलिए उनको ह्यूज प्रॉफिट मिला। और जिस एरिया के अंदर मान लो कि उतना कैपिटल नहीं था या लैंड बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड, लाइक बिहार हो गया, ठीक है, या और सब एरिया हो गया हमारा, ठीक, तो वहां पे क्योंकि कैपिटल का अभाव था, ठीक है, फार्मर्स के पास, उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट नहीं किया। और इसीलिए क्या हुआ विद द टाइम, क्या हुआ कि हरियाणा के जो फार्म, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स है, ठीक ना, क्योंकि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, इसलिए उनका इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक ना, फार्म प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ा, और वो बहुत ही वेल ऑफ बन गए, और रिच बिकम रिच फार्मर बिकम रिचर, और जो पुअर फार्मर थे और वो पुअर हो गए, ठीक है, क्योंकि जो पुअर फार्मर था, इस पर ऑलरेडी जमीन कम था, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ जनरेशन के बाद इसका जो बेटा हुआ रामलाल श्यामलाल, उसके बीच में और इसका जमीन डिवाइड हो गया, फिर रामलाल का दो बेटा होगा, ठीक है, जेठालाल मोहनलाल, उसके बीच में फिर डिवाइड होगा, तो लैंड और फ्रेगमेंट हो गया, तो वो नहीं बचा अल्टीमेटली, ठीक है।
और दूसरा बात क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में क्या हुआ कि मेनली उस समय तो हमने मतलब ट्यूबवेल लगा के, अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या देखा हमने कि भैया हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज करो, पेस्टिसाइड्स का यूज करो, इरिगेशन सिस्टम वाटर आपको ज्यादा चाहिए। तो अब क्या होता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज के कारण क्या होता है, एक्सेस यूज के कारण क्या होता है, देखो मेनली क्या होता है ना, एक कंपोजिशन में यूज करना होता है हमको, ठीक है, लेकिन वो कंपोजिशन क्या होता है कि फार्मर्स, हर लोग तो पॉसिबल नहीं होता है जानना ना। और दूसरा बात ये होता है कि हमने अंधाधुंध इसका यूज किया, ब्लाइंडली यूज किया, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बाय यूजिंग एक्सेस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स कि हमारे जो लैंड का जो प्रोडक्टिविटी होता है, नेचुरल प्रोडक्टिविटी, वो एक हमारा डैमेज हुआ, ठीक है। और दूसरा बात क्या होता है कि लैंड भी क्या होता है कि एक मशीन नहीं है, क्या होता है कि मान लो एक क्रॉप आपने डाला, ठीक है, क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशन गया तो उस लैंड को हील करने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है, अपना नेचुरल प्रोडक्टिविटी गेन करने के लिए भी उसको टाइम चाहिए, ठीक। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमने क्रॉप मल्टीपल क्रॉपिंग सीजन लाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है जो हीलिंग का टाइम होता है उसके पास कम होता है, इसलिए क्या होता है एक नेचुरल अपना प्रोडक्टिविटी है लैंड का, वो भी हमारा कम हो रहा है, खो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसको नेचुरल प्रोडक्टिविटी जो उसका कम हो रहा है उसको मैंने उसके बढ़ाने के लिए क्या किया, और ज्यादा फर्टिलाइजर और ज्यादा पेस्टिसाइड हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, इसके कारण कहीं ना कहीं लैंड हमारा डिग्रेड हो चुका है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हमारा, ठीक। दूसरा क्या कि हमने एक्सेस इरिगेशन करना स्टार्ट किया, पंप सेट लगा दिया, हैंड पंप लगा दिया और एक्सेस वाटर निकाल रहे, इससे कारण क्या हुआ कि हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा लो हो चुका है, ठीक है, सब ऐसे गायब हो गए, ठीक है, ग्राउंड वाटर हमारा बहुत ज्यादा लो हो चुका है, ठीक है। अब मेनली क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन ने फायदा तो बहुत किया, लेकिन विद द टाइम हम लोगों ने उसका नुकसान भी समझा, ठीक है, कि हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है आज के टाइम में लोग क्या बात करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, ठीक है, जो कि इको फ्रेंडली वे में हो, ठीक। तो green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of commercial chemical fertilizers. Continued use of groundwater for the tubewell irrigation has led to the depletion of the water table, environmental resources like soil fertility and groundwater. ठीक है, ये सब चीज हमारा हुआ जिसके कारण अल्टीमेटली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट पड़ा है हमारा। अब देखो केमिकल, अब देखो क्या होता है ना कि एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है दो टाइप का होता है, एक होता है यूजफुल भी होता है और एक होता है हार्मफुल भी होता है, ठीक है। यूजफुल जैसे मान लो अर्थवॉर्म, ठीक, अर्थवॉर्म मेनली क्या करता है कि वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है, तो मेनली अल्टीमेटली क्या होता है सॉइल को पोरस बनाता है, ठीक है, जिसके कारण कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर जा पाए और उसके कारण फार्मिंग अच्छा हो पाए, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो पाए, इसलिए अर्थवॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। तो अब मेनली क्या होता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब जब आप केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि बैड एग्जाम्पल हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूजफुल है वो भी किल हो जा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण भी हमारा प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रहा है। अब ये देखा कि लेबर कैसे एम्प्लॉयड होते हैं, डेली वेजेस होता है, वो सब अपना कुछ ज्यादा समझाने लायक नहीं हुआ था, ठीक है। द कैपिटल नीडेड फार्मिंग, ठीक, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मिंग नाउ नीड्स मोर मनी, पहले कंपेयर में, इसलिए क्या होता है कि जो रिच फार्मर होता है वही अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वो इन्वेस्ट करता है और रिचर हो जाता है, जो पुअर फार्मर होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो पुअर ही रहता है। इंडिया में प्रॉब्लम यही है हमारा, क्या 85% जो फार्मर्स है ना वो क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज, मतलब क्या उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक ना। अब इतना छोटा लैंड में क्या होता है कि एग्जाम्पल अगर मान लो कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करना भी चाहे, ठीक ना, ट्रैक्टर मान लो ले भी लेगा तो भैया चलाया कहाँ पे, इतने छोटे लैंड में तो चलाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या वो चाह कर भी, एक तो पैसा भी नहीं है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरा अगर लेगा भी तो उसके पास वो तरह क्या लैंड नहीं है कि जहाँ पे वो यूज कर पाए, ठीक है। और दूसरा बात क्या होता है कैपिटल, तो मेनली क्या होता है कि हमारा गांव के एरिया में क्या होता है, कैपिटल का दो सोर्स होता है, एक होता है फॉर्मल चैनल, एक होता है इनफॉर्मल चैनल, ठीक है। डिफरेंस ये होता है, फॉर्मल मतलब क्या होता है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल मनी लेंडर्स हो गया, लाला टाइप का इंसान हो गया, या फिर जो जमींदार टाइप का, ठीक है। अब मेनली क्या होता है अगर वो बैंक में जाता है तो क्या होता है, क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन देना पड़े तो एप्लीकेशन पे प्रोसेस होगा, काम होगा, ठीक, ठीक। तो मेनली क्या होता है बैंक के अंदर, क्या अगर वो बैंक के अंदर जाएगा तो उसको 6-7% में लोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर वो मनी लेंडर के पास जाएगा तो उसको 15-20% के हिसाब से लोन मिलेगा, ठीक, मतलब क्या होता है कंपेरेटिवली बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितना रेट में मिलेगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे बहुत ही ज्यादा में उसको मिलेगा जमींदार या मनी लेंडर इनफॉर्मल चैनल्स के अंदर। क्लियर ये चीज? हेलो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है आज के टाइम में मोर देन 50% जो फार्मर्स है वो इनफॉर्मल चैनल से ही लेते हैं, ठीक है।
अब सोच के ये लगेगा कि अरे बेवकूफ है वो लोग क्या, कि जब सस्ते पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो उतना महंगा पे क्यों ले रहे हैं, ठीक, ये क्वेश्चन आएगा माइंड में। तो इसका आंसर ये रहा, आया कि नहीं क्वेश्चन फिर दिमाग में, कि जब इतना सस्ते पे लैंड में जब मतलब है वहां पे क्यों जाके वो लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा मेरा बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, और ये रहा मेरा मनी लेंडर, ठीक। अब देखो पहला चीज तो क्या होता है यहाँ पर, बैंक में अगर वो जाएगा लोन लेने के लिए तो क्या होगा, सबसे पहले उसको एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा, बंदा इलिटरेट, क्लियर। तो पहला हिंड्रेंस उसके पास ये आ गया, पहला ऑब्स्टेकल, ठीक। दूसरा, अगर मान लो एप्लीकेशन जमा कर भी दिया किसी तरह दूसरे से हेल्प लेके, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, उसमें कुछ महीनों का या कुछ वीक्स का टाइम लगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि जब उसको जरूरत है तब वो जाएगा तो उस समय एग्जैक्टली उसको पैसा नहीं मिल सकता है, ठीक, मतलब लेट होता है वहां पे देने में, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है कि बैंकिंग सेक्टर ऐसे आपको लोन नहीं देगा, वो क्या सोचेगा कॉलेट्रल, कि भैया आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या चीज है, क्लियर है। तो क्योंकि इंडिया के अंदर फार्मर्स होते हैं गांव एरिया में, सबके पास जमीन नहीं होता है, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो कि लैंडलेस लेबर होते हैं, क्लियर है, उनके पास लैंड नहीं होता है, दूसरे के लेबर में लैंड में जाके वो लोग लेबर का काम करते हैं, क्लियर है, कोई कॉलेट्रल नहीं होता उनके पास, क्लियर। दूसरा बात कि बैंकिंग सेक्टर वाले क्या होता है कॉलेट्रल नहीं होता है, क्योंकि दूसरा पर्सनल जानते भी नहीं उसको, ठीक है, इसलिए कॉलेट्रल कॉलेट्रल नहीं होने पे उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है बहुत सारे केस में क्या होता है, एक फार्मर से ऑलरेडी बहुत पहले लोन ले चुका है, लोन लेने जाता है तो उसको मिलता नहीं, क्योंकि भैया आपने पुराना वाला भरा नहीं है, तो आपका क्रेडिट स्कोर, ठीक है, वो चेक करेगा वो लोग, तो फिर उसके बेसिस पे भी उसको लोन नहीं मिल पाता है, क्लियर। तो ये सारे ऑब्स्टेकल है जिसके कारण कि कहीं ना कहीं फार्मर्स बैंकिंग सेक्टर से लोन लेना एक टाइप से डिफिकल्ट बनाता है, और पिछले फार्मर जो होते हैं उसके पास ऑप्शन क्या है कि भैया उसको तो पैसा चाहिए ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल मान लो कि अब मान लो फार्मर है, उसको मान लो घर में शादी वादी है, ठीक है, एग्जाम्पल, तो नॉर्मल सा बात है, बैंक को जाके क्या बोलेगा, भैया मेरे को शादी के लिए पैसा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर क्रॉपिंग के लिए पैसा तो नहीं मिलने वाला यहाँ, ठीक, कि कॉलेक्टर नहीं है उसके पास, एप्लीकेशन नहीं है, इलिटरेट है, ये सब चीजें, ठीक। दूसरा मनी लेंडर पास क्या होता है, मनी लेंडर क्या है उसको पर्सनली जानता है, गांव के अंदर एक जो मतलब जमींदार टाइप का इंसान होगा जो मनी लेंडर वो पर्सनली जानता है सबको, ठीक ना, इसलिए क्या होता है वो बिना कॉलेक्टर उसको लोन दे देगा, ठीक है। तो पता है भैया ये यहीं पे रहता है, कुछ करेगा तो मैं अपना आदमी लेके जाऊंगा, इसका सब कुछ छीन के ले आऊंगा, ठीक है, क्वालिटर फ्री लोन देता है, ठीक। और प्लस ये कि जिस दिन ये जाएगा लोन मांगने के लिए भैया इसको कोई एप्लीकेशन जमा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसको क्या होता है कि जिस दिन जाएगा लोन जमा पैसा मांगने के लिए उस दिन उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, मतलब जब जरूरत होता है उस टाइम में इसको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि फार्मर्स लोग भले यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा मैक्सिमम फार्मर्स लेते हैं लोन या उधारी, क्लियर ये चीज। गवर्नमेंट सॉल्यूशन किया ना, कि पहले तो ये बैंक सेक्टर था ही नहीं गवर्नमेंट के पास में, इसलिए गवर्नमेंट का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो किया वो इसीलिए किया ना कि बैंक के साथ लोग जुड़े, ठीक है, वहां जाके इजिली उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए, ठीक है। तभी बहुत सारे रास्ते हम लोग बैंकिंग सेक्टर करेंगे तो आप डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ मैंने खाली यहाँ पे मेनली हमारा जो मोटिव है वो बैंकिंग सेक्टर समझना नहीं है, हमारा मोटिव क्या है, रूरल एरिया में कंडीशन समझना, क्लियर है। तुमने चीज समझ लिया क्या, हमारा जो ज्यादातर फार्मर से जो लोन लेते हैं कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल चैनल से लेते हैं, ठीक, इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं, क्लियर। क्योंकि रीजन भी हमने डिसाइड कर लिया, मतलब यहाँ पे समझ लिया। अब इसलिए क्या होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाई रहता है तो फार्मर्स को चुका नहीं पाता, तो क्या होता है अल्टीमेटली क्या कि इस लाला से तो न्यू न्यू लोन लेने के लिए लेते रहता है, इसके कारण क्या होता है वो लोन के चक्कर में फंस जाता है, कभी निकल नहीं पाता, इसको हम लोग क्या कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ डेप्थ, ठीक है, उस उधारी से कभी निकल ही नहीं पाता है, ठीक है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स or the village money lenders or the traders who supply inputs or cultivation. The rate of interest on such loan is very high, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, ठीक है। तो हमने लैंड लेबर कैपिटल के बारे में देख लिया, ठीक, इसके बारे में। अब क्या होता है अमंग द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट द लेबर इज द मोस्ट एबुडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या लेबर जरूरत से ज्यादा आपके पास मौजूद है, ठीक है, हर जगह पे। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबर इन द विलेज वेयर एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क इज आर लिमिटेड, वर्क कम है लेकिन लेबर ज्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या होता है अल्टीमेटली कि वहां पर वेजेस को लेकर इश्यू होता है, क्लियर है। अब मैंने क्या होता है इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम फार्मर्स है हमारे 85% जो फार्मर्स है वो क्या है स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, ठीक है, इनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक। तो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, अब देखो फार्मर्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है जो फार्मली कॉमर्शियल फार्मिंग करता है, मतलब एक होता है क्या सब्सटेंशियल फार्मिंग, मतलब क्या कि भैया इनके पास जो जमीन होता है वहां पे क्या होता है ऐसा क्रॉप लगाते हैं वो लोग जो कि बाद में जाके वो मार्केट में बेच सके, मतलब मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ही लगाते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कोई बंदा कॉटन लगा रहा है, सुगर केन लगा रहा है, ठीक है, तो खाने के लिए थोड़ी लगा रहा है कि सालों भर वो खाएगा,
नेचुरल से मतलब मार्केट में बेचने के लिए बना मतलब उगा रहा है उस चीज को। तो ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक ना, ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम जहां पर जो प्रोडक्शन होता है मार्केट में सेल करने के पर्पज से ही मतलब उसको किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर है ये चीज। और दूसरा क्या होता है, सब्सटेंशियल फार्मिंग। जैसे मान लिया जाए कि एक छोटा मोटा फार्मर, ठीक ना, तो वो क्या होता है अपने कुछ एरिया पे बीट उगा लिया, ठीक है, कुछ पे कुछ मान लो कि कुछ और उगा लिया, तो मेनली क्या होता है, किस लिए, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि खुद का नीड को पूरा करने के लिए। ठीक, गांव एरिया में क्या होता था, पहले होता था ना कोठी टाइप का, ठीक ना, उसके ऊपर फार्मिंग वगैरह करके उसमें डाल दिया जाता था, और साल भर उससे निकाल के लोग खाते रहता था। ठीक है, तो मेरे लिए सब्सिडेंशन हो गया, क्योंकि उनके पास लैंड भी कम होता है तो और कुछ कर भी नहीं सकते, तो अपना रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो जाए, ठीक, इसीलिए। तो लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस प्रोडक्ट, इनके पास सरप्लस ही नहीं होता सब्सिडेंस वाले के ऊपर पास। अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड, सम फार्मर माइट आल्सो, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। उसके अलावा हमारे रूरल एरिया में क्या होता है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर चीज भी होता है, लाइक एग्जांपल दूध का सप्लाई कोई करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइवली स्टॉक वाला, ठीक ना। तो कुछ कुछ क्या होता है कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, लाइक एग्जांपल होता है ना गांव एरिया में, मान लो कि क्या कहते हैं उसको, साइकिल का पंक्चर बनाने वाला, ठीक है, एग्जांपल, या दुकानदार में लोहार वगैरह टाइप का, ठीक है, तो वो छोटा मोटा उसको हम लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। तो ये सब भी होता है, रिक्शा चलाने वाला, ठीक है, दुकानदार हो गया, दुकान वगैरह हो गया, ठीक। तो मेनली क्या होता है, एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं हमारे फार्मिंग सेक्टर के अंदर, ये मतलब उसमें, ठीक है, विलेज एरिया में, ठीक। तो समरी देख लेते हैं क्या, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, नो डाउट। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस, देखा है आपने, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद चेंजेस आया है। दीज हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, जिससे कारण की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एक एग्रीकल्चर लैंड का इंक्रीज हुआ है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केयर, लैंड फिक्स है और स्केयर, इसलिए आपके पास एक ही रास्ता बचता है क्या, कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। But in raising production, a great deal of pressure has been put on the land and other natural resources. ठीक है, आप लैंड पे क्या हो रहा है कि उसको नेचुरल रिवाइव होने का मौका नहीं दे रहे हो, आप 2 3 4 इस तरह का प्रोडक्शन लेवल मतलब चलाते जा रहे हो। द न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड, मच मोर कैपिटल, ठीक है, मोर ऑफ कैपिटल। द मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर आर एबल टू यूज देयर ओन सेविंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास जो, अब देखो सब्सिडेंट फार्मिंग को क्या होता है कि उसके पास इतना कैपिटल हो नहीं सकता है, ठीक ना, कि अपना इन्वेस्ट करे। लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स क्या होता है कि पिछले एग्रीकल्चर क्रॉप से उनको कुछ फायदा मिलता है, तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के ऊपर, ठीक। ऑन द अदर हैंड, द स्मॉल फार्मर्स who constitute about 80% of total farmer in India find it difficult to obtain capital, क्योंकि पास खुद का कैपिटल नहीं होता, क्योंकि लास्ट वाला जो एग्रीकल्चर क्रॉप साइकिल गया, ठीक ना, उसको बेच के हार्डली बहुत ही कम पैसा आया, जो भी आया वो ऑलरेडी लोन चुकाने में चला गया, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस उनके पास बचता नहीं है, ठीक है, सरप्लस बचेगा नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करेंगे। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट, their production is not enough. The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings. जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनको क्या होता है, अपने खुद की सेविंग से पैसा मिल जाता है, इसलिए आराम से बिना बोरो किए वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास क्या है कि सरप्लस ही नहीं है, ठीक है, सरप्लस ही नहीं है तो कैपिटल होगा ही नहीं उनके पास, इसलिए क्या होता है छोटे छोटे फार्मर्स को ज्यादा बोरो करना पड़ता है, ठीक है। Beside the debt, many of the small farmers have to do additional work as a farm labor to feed themselves and family. अब क्या होता है, क्योंकि लैंड उनका छोटा है, ज्यादा सरप्लस होता नहीं, सिर्फ इसलिए क्या होता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर से काम चलेगा नहीं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी पार्ट लेना पड़ता है, जिससे कि अपना लाइफ नीड्स है लाइफ का वो पूरा कर सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल आज के टाइम में क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, एक टर्म आता है क्या, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या होता है समझो, क्योंकि अब एक चीज तो समझ में आया कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम फार्मर्स है, मोर देन 80% जो फार्मर्स है वो अब एक चीज समझ में क्लियर है क्या कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स है, ठीक ना, मोर देन 80% जो फार्मर्स है मेरे कौन है, स्मॉल फार्मर्स है, जिनका कि जो खुद का जो लैंड पे प्रोडक्शन होता है वो सफिशियंट नहीं है उनके खुद के नीड्स के लिए, उनके खुद के फैमिली को फीड करने के लिए। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ और चीज खोजना पड़ेगा जिससे कि उनका लाइफ सस्टेन हो पाए, बेसिक नीड्स पूरा हो पाए, क्लियर है। अब रूरल एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर के अलावा क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होता है बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, कितना दुकान खोलेगा, कितना आदमी खोलेगा, ठीक है, पैसा भी तो होना चाहिए सबके पास ना। तो इसलिए क्या होता है रूरल एरिया में क्या कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है, क्लियर।
तो इसलिए क्या है कि अगर उनको अपना हाल सुधारना है तो लोग क्या करेगा, माइग्रेट करेगा सिटी की तरफ। क्लियर है, ये चीज समझ में आया? क्योंकि अगर मान लो कि गांव के एरिया, गांव के अंदर मान लो उनका नीड पूरा नहीं हो रहा है, ठीक, तो गांव के बाहर निकलेगा। क्लियर है, कि गांव में लिमिटेशन है अपॉर्चुनिटी का। अब एक चीज ये सोचना कि अगर मतलब क्या है कि गांव के बाहर जहाँ की कैसे इंप्लॉयमेंट रीजन से गांव के बाहर जा रहा है, तो कौन जा पाएगा, मेल जा पाएगा कि फीमेल जा पाएगा इजिली? मेल जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, तो क्या होता है, मेल सब माइग्रेट कर देता है, और जो फार्मिंग का जो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसके ऊपर आ जाता है, घर की फीमेल के ऊपर। क्लियर है, इसी के हम लोग, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इकोनॉमिक उन लोगों का फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन लो हो रहा है उनका, ठीक, वीक हो रहा है, इसलिए क्या होता है, घर का जो मेल होता है वो माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, और फाइनली जो मतलब घर में जो लोग बचे, ठीक ना, चाहे वो बूढ़े माँ बाप हो, ओल्ड है, ठीक ना, और जो एग्रीकल्चर हो, ठीक है, बच्चों का, ठीक है, बूढ़े माँ बाप, ठीक, और एग्रीकल्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लस बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसके ऊपर आ जाता है, फीमेल के ऊपर में। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इसलिए जरूरी क्या है कि एज अ पॉलिसी मेकर अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉलिसी को मतलब बना रहे हो, तो आप इस बात को कंसीडर करो कि भैया ज्यादातर जो आप एग्रीकल्चर का जो है कि आपका फीमेल का लीडरशिप, जैसे एग्जांपल मान लो आपने पॉलिसी बनाया, ठीक है, एग्जांपल, अगर मान ली कि भैया जिस एग्रीकल्चर लैंड का हेड, मतलब जिसके पास जिसके नाम पे जमीन होगा उसको मैं एग्रीकल्चर लोन दूंगा या फिर सब्सिडी दूंगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है भैया जिसके नाम पे जमीन है वो तो शहर में जाकर मजदूरी कर रहा है, और जो गांव में है उसके नाम पे जमीन नहीं है, तो उसको स्कीम का फायदा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो मतलब जरूरत ये है कि हम लोग ग्राउंड रियलिटी को समझे और जो लैंड राइट्स है वुमेन्स को देना अलाउ करें, या फिर जो वुमेन फार्मर है उसको रिकॉग्नाइज करें। आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्या स्कीम के अकॉर्डिंग, हम लोग का कहीं ना कहीं सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि वुमेन जो है वो फार्मिंग कर रही है। ठीक है, अल्टीमेटली, लेकिन मैं चाहे वो मनरेगा का डेटा हो जाए, चाहे किसी और चीज का भी डेटा हो, ये चाहे हमारा डेयरी सेक्टर का भी डेटा क्यों ना हो, मोर देन 60% जो मतलब वर्कर्स वो फीमेल ही है। ठीक है, एक चीज समझ में आया फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब? अब बी फ्रैंक क्या होता है नॉर्मली, कि जब हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन का ना, तो हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, सिर्फ वो वुमेन जो कि एग्जांपल सिटी में ऑफिस में जाकर काम करती है, ठीक ना। तो वर्किंग वुमेन बोलते टाइम हम लोग क्या होते हैं, कंसीडर ही नहीं करते कि फार्मिंग सेक्टर के अंदर जो मोर देन 50% जो वुमेन काम करेगी गाँव एरिया के अंदर, उनको हम लोग वर्किंग वुमेन कंसीडर ही नहीं करते एक टाइप से हमारे पॉलिसी मेकिंग के अंदर। ये भी अपने आप में एक आयरनी है। क्लियर ये चीज? लेकिन कंपेरेटिवली ये देखा जाए तो दे आर बीइंग मोर हार्ड वर्क देन द अर्बन वुमेन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। beside the family, ठीक है। Labor being most important factor of production, it would be the ideal new way of farming use हटा होता। At present, the non-farm sector in villages is not very large। तो नॉन फार्मिंग सेक्टर जो एग्रीकल्चर के अलावा जो अपॉर्चुनिटीज है गाँव वगैरह में, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है ना, आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर इन द रूरल एरिया ओनली 24% आर एंगेज इन नॉन फार्मिंग। मतलब क्या 76% जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी क्या है कि आपको गांव सेक्टर में क्या है कि आपको एग्रीकल्चर के अलावा भी इन्वेंशन देना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल, वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज को आप प्रमोट करो, ठीक ना, वो सिर्फ जो प्रमोट करो, इनोवेशन प्रमोट करो, इससे कारण भी आपको रूरल डेवलपमेंट हो पाता है। रूरल डेवलपमेंट का बात करते टाइम क्या है कि भैया आप रूरल डेवलपमेंट का बात करें तो सिर्फ आप एग्रीकल्चर पर फोकस मत रहो, बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर एक लिमिट से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसलिए क्या और अदर अदर स्कोप्स को डाइवर्सिफाई करो। लाइक एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करो गाँव के एरिया के अंदर। ठीक है, ये सब चीज क्लियर। तो वही क्या क्या चीज, हाँ, दो there is a very variety of non-farming activity in the village. The number of people employed in the very quite small. In the future, one would like to see more non-farm production activity in the villages. क्योंकि फार्मिंग का तो तरह प्रॉफिट है तो लोग उससे बाहर जा रहे हैं। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज रिक्वायर लिटिल लैंड। ठीक है, पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप न्यू फार्म एक्टिविटी, नॉन फार्म एक्टिविटीज। ठीक है, वन कैन आइडर यूज इज ओन सेविंग, बट मोर ऑफन लोन ही मिल सकता है। ठीक, ये सब चीज हुआ। दूसरा बात यह हो रहा है कि एग्जाम्पल आपको फार्मिंग सेक्टर सुधारना है गांव के एरिया के अंदर, तो सिंपल सा काम क्या कर सकते हो आप, क्रेडिट प्रोवाइड करवाओ, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, जो आपका प्रोसेस होता है बैंकिंग प्रोसेस उसको आप सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और सब स्टेप्स वगैरह है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, वो आने वाले चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मेरा क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो माइंड काम कर रहा है या फिर कुछ ब्रेक लेके सेकंड चैप्टर किया जाएगा? एक दिन में 2 चैप्टर होगा मेरा। ठीक है,